एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि मेरी बहन होगी हाँ जरूर बहन ही होगी। लेकिन अचानक ही मेरी नजर रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहां कोई साया सा मुझे नजर आया था और मुझे यकीन हो गया कि कोई छुपकर मुझे देख रहा था। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। दीदी के कमरे में पहुंची तो वहां दीदी और जीजाजी आराम से एक साथ लेटे थे मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाजा लगाना भी भूल गई थी और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजाजी उठकर बैठ गए, कहने लगे, अंदर आ जाओ माही, दरवाजे पर क्यों रुक गई? मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं राजीव से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर से वापस स्लूट करके अपने कमरे में जा रहे थे। वो मुझे बहुत अजीब सी नजरों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर आंख बंद कर विश्वास मत करना। उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वो कमरे से नहीं निकलते, तो फिर वो इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? ये बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी रोशनदान पर जो था। वो मेरा वहम था या हकीकत? कोई मुझे देख रहा था। कहीं वो दीदी के ससुर तो नहीं थे? ये सवाल मुझे अंदर से खा रहा था। मेरी सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जीजाजी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, माही, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही वो करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनकी इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी पीछे ही खड़ी थीं, कहने लगी, राजीव तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूं, वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं राजीव जीजू का ख्याल रखूंगी। इवनिंग एम्बुलेंस शाम को। मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो राजीव मुझे शॉपिंग के लिए ले गए उन्होंने दीदी से कहीं ज्यादा मेरे लिए शॉपिंग करवाई थी। मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। उस रात अचानक लाइट चली गई। तभी किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं खुद डर गई। मुझे इस धक्के की कोई उम्मीद नहीं थी। वो एकदम पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे सहारे दीदी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज दी तो वो कहने लगी, माही, तुम परेशान ना हो, राजीव अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट पर जाती है, राजीव जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी थी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वो कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा सी अंधेरे से घबरा गई हो, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसीलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगी। राजीव मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो मेरे कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वो कौन हो सकता था? ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर जीजाजी दीदी के साथ थे तो फिर मेरे साथ कमरे में कौन था?
पहले रोशनदान पर पड़ने वाला साया और अब किसी की मौजूदगी का एहसास। इससे मैं बहुत डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके जीजाजी कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये अंधेरे से घबरा जाएंगी, तुम इसके साथ चली जाओ। दीदी जीजाजी से कहने लगी, वक्त अंधेरा था, मैं अगर गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अब अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं दीदी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई थी और दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था, ये मेरा वहम नहीं था। इस बात का मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जीजाजी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट कर आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। राजीव जी किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज मेरे गले में ही रह गई थी और मैं कुछ कह भी नहीं सकी थी। मगर राजीव ने तो मुझे छोड़ने की बजाय और कस के पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नजर हटाने को दिल ही नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से बाहर भागने लगी तो राजीव कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजाजी के इन शब्दों से मेरी सांस रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजा की तरफ देखा तो वो कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजा का जो रूप आज देखा था, उससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले थे। पता नहीं कैसे और कब उनकी नजर मुझ पर पड़ी थी और मैंने गौर भी नहीं किया था। राजीव बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वो वापस चले गए थे और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त तक मेरी आंखें रो रो कर सो चुकी थी। वो परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपाया क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा के बारे में इतनी बड़ी बात बताती। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें सो जाली हैं। तुम फिक्र न करो, शाम को ही मैं राजीव के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफर सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह से मैं भी पापा से मुलाकात कर लूंगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोरदार चीखने की आवाज आई। मैं फौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, माही, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसने आकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ ही हूं। मेरी बात सुनकर दीदी को बहुत खुशी हुई थी और मुझे गले से लगा लिया। जीजाजी वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ये सुनकर राजीव भी परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि जाओ अब अपनी दीदी के लिए दूध ले आओ। मैं किचन में जाकर दूध बना रही थी कि एक बार फिर राजीव किचन में आ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने राजीव को धक्का दिया और गुस्से में कहा कि आपको शर्म नहीं आती,
आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा जी को मेरी बात का कोई असर ना हुआ और वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं जोर जोर से चीखने लगी थी। मेरी आवाज पर दीदी आ गईं। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही मैंने उन्हें जीजा जी का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र जीजा जी पर और उससे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 17 साल की लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। इसने पिछले 1 हफ्ते से ही तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं। दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गईं। मैं हैरत से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेरकर कहने लगी, देखो माही, मेरी बात गौर से सुनो। मैं राजीव का सारा सच जानती हूं, लेकिन जो कुछ राजीव तुमसे चाहता है वो तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। आप कैसे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हैं? क्योंकि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नजर जमाए बैठा है। वो आपको और आपके बच्चे को सारी जिंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें राजीव के साथ वो सब कुछ करना ही होगा जो वो तुमसे चाहता है, वरना वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पेट से हैं और जीजा जी बाप बनने वाले हैं। दीदी ने कहा, नहीं, मैं मां नहीं बन सकती। यही बात पता चलने पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और राजीव को एक बच्चा दे सको। राजीव किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था, और इसके लिए मेरे पास इससे ज्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी और औरत को अपनी संतान बनाकर नहीं लाना चाहती थी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं राजीव से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और राजीव की जिंदगी में बच्चे की इस कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजा जी को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ लिए और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक न मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के कमरे में भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी। अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो राजीव मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। उसका इल्जाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे और मैं सारी जिंदगी अपने मम्मी पापा को अपने चरित्र की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने उसे सगी बहन ही समझा था। कभी ये फर्क हम दोनों के बीच आएगा, ये मेरे ख्याल में भी नहीं था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़ाने के लिए जोर सरावा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर उसे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो पुलिस को फोन कर देंगे। जीजा जी गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे ना हटे और मेरी खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। कहने लगे, बेटा, मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम कभी यकीन न करती। अब जब भी तुम जान चुकी हो कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं, शायद उससे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने राजीव के पापा के फोन से ही अपने घर फोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जबकि उन्होंने तो कभी सौतेली बेटी और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं किया। इसीलिए बेटी ने उनके प्यार का ये सिला दिया है। और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई, जो राजीव जैसे शैतान के पापा मेरी आवाज सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता ना रहा।
लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने एक गैर मर्द पर भरोसा कर बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचाकर रखे, किसी पर अंधविश्वास न करें, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना मतलब निकलना होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मुझे सपोर्ट करें। मेरी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू।